द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीके गुफ्तगू हैं अशफाक खटक साहब। ही रिटायर्ड एज CEO एंड सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान रेलवे, और उसके बाद भी ये बहुत एक्टिव लाइफ गुजारते आ रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं अनिल नकरा जी। ही इज़ बेस्ड इन जयपुर, और इनकी इंटरेस्ट जो हैं बड़ी डाइवर्स किस्म की हैं। और आज हम रेलवे का जो सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे। अनिल जी, आप मुझे बता रहे थे कि इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन का एक्सपेरिमेंट जारी है, और इस वक्त दुनिया में 5-6 मुल्क ही हैं जिनमें हाइड्रोजन ट्रेन है, जिनमें जर्मनी है, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया। तो अब छठा मुल्क इंडिया शामिल हो गया है इसमें। और इसके अलावा वहाँ बुलेट ट्रेन की भी बातें हो रही हैं। और अभी मैं कुछ रिसर्च जब कर रहा था तो उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि इंडियन रेलवेज जो है वो अच्छा खासा मुनाफा कमाती है हर साल, 26.6 बिलियन रुपीस। इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट उनको बजटरी सपोर्ट में हर साल 33.3 बिलियन डॉलर्स देती है। तो मुझे लगा शायद कोई इसमें कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, क्या है। 33 बिलियन डॉलर्स इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो क्या ये बात दुरुस्त है, और बाकी बातें भी बताइएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका दादा। मैं अब बात करूंगा। आपने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन के तजुर्बे नहीं हो रहे। हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में शुरू हो चुकी है। अभी मोदी साहब हमारे पीएम ने उनका कोई 15-20 दिन पहले ही इनॉग्रेशन किया। हरियाणा है, दिल्ली के पास एक जगह। तो फर्स्ट ट्रायल में 89 किलोमीटर की जर्नी है। एक स्टेशन आता है हरियाणा में, जींद। जींद से ये करती है और अप डाउन करती है डेली। मतलब 90 समझ लो आप, 90 जाना 90 आना। और जो 6th कंट्री है इंडिया, अभी तक जो हाइड्रोजन की ट्रेन जो भी चली है, जो भी तजुर्बे हुए, जो भी हुआ है, वो 2-3 डब्बों तक ही रहा है। तो इंडिया में जो ट्रेन चल रही है वो 10 डब्बों की है, इंजन प्लस टैंक, इन ऑल 11 डब्बे की ट्रेन चल रही है। और इसकी स्पीड अभी 100 तक हो सकती है, लेकिन अभी इसकी स्पीड स्टार्टिंग में 80 तक रखी गई है। और ये जस्ट लाइक जैसे शटल ट्रेन कि वहां से डेली पैसेंजर आना जाना, इस हिसाब से ये ट्रेन चली है। अगर ये तजुर्बा इस सेंस में कि अगर ये इस छोटे रूट पे कामयाब रही तो आगे फिर इसको और भी चलाएंगे। आपकी ना आवाज कुछ डिस्टॉर्ट, वो कट कट के आ रही है। बुलेट ट्रेन जो है, जब मोदी साहब आए थे 2014 में, जब भी उन्होंने जापान से एग्रीमेंट किया था, और अब तक ये शुरू हो जानी चाहिए थी इंडिया में, मुंबई टू अहमदाबाद। ये अब ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। और इसमें अभी थोड़ी सी नाराजगी भी करी है जापानी गवर्नमेंट ने इंडिया से कि आपके हेड पे ये थोड़ा प्रोजेक्ट स्लो हो गया है। तो मे बी 2027 में ये बुलेट ट्रेन भी ऑपरेशनल हो जाएगी। और जहां तक आपने कहा कि जो गवर्नमेंट एड दे रही है, ये आपने ठीक कहा है कि गवर्नमेंट एड दे रही है। मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूँ। 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर 2,40,00,000 करोड़ की एड गवर्नमेंट ने दी थी। और अब ये 2025-2026 जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, इसमें 2.2 लाख करोड़ इंडिया गवर्नमेंट ने रेलवे को एड दी है। वैसे वो प्रॉफिटेबल है इंडियन रेलवे, इसलिए दी है कि अब जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में रेलवे नहीं थी, जम्मू तक ही थी, तो अब ये श्रीनगर तक, ये हमारे वहाँ एक धार्मिक स्थान है माता वैष्णो देवी, वहां तक, वहाँ इतनी टनल्स वगैरह बनाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी है, सेफ्टी के लिए दी है। अब इंडिया में जो वर्ल्ड क्लास सिग्नलिंग है, सिग्नल्स जो हैं, इंटरलॉकिंग वगैरह की, भी आप ट्रेन आगे निकलेगी तो पीछे लॉक हो जाएगा, आगे कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अपने आप ट्रेन रुक जाएंगी, लॉकिंग सिस्टम, इस टाइप के जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम हैं, ये इंडिया ने अब इंस्टॉल कर लिए हैं इंडिया रेलवेज में। तो इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको, रेलवे को हर साल एड दे रही है। बाकी इंडियन वो रेलवे प्रॉफिट में, आप बताएं फिर आगे में। जी,
अच्छा अशफाक साहब, आप इंडिया की रेलवे को भी फॉलो करते रहे हैं, तो बहुत से लोग क्रेडिट देते हैं लालू प्रसाद यादव को, जो जी 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे मिनिस्टर रहे। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने, कहा जाता है कि ही टर्न्ड अराउंड इंडियन रेलवेज, और जो लॉस मेकिंग एंटिटी थी उसको उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में तब्दील कर दिया। और ये कहा जाता है कि दुनिया भर के या बहुत से बिजनेस स्कूल्स में उनका ये मॉडल पढ़ाया जाता है। तो कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? और थोड़ा सा बात कीजिएगा पाकिस्तान रेलवे का। मैं अभी देख रहा था कि उनका जो एनुअल लॉस है वो 61 बिलियन रुपीस है। तो क्या मजीद क्या कमी है? आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या व्हाट डज पाकिस्तान रेलवेज नीड टू डू? थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। दिस माय इज अ प्लेजर। This is a subject which is very close to my heart. I am a very proud railway man. I have been a very proud railway man. And now I teach railways. I am a professor of railways at the Center of Excellence in Transportation and Railway Engineering. There's this great university which is known as Park Austria Fachhochschule. It is just about 40 minutes from here, from my house. So there's the only center in the country, in fact, in the region where we teach railways, where we do the MS in Railway Systems Engineering. So that is what, and I've been, of course, associated with railways. So far as Lalu Prasad Saab is concerned, he's still a great political leader. You need people like him, political leadership. But so far as railways is concerned, it is a highly technical issue, highly technical matter. And Lalu Prasad Saab was just there when all these benefits started pouring in, because the railway professionals, the railway board, which is the decision-making body in India, highest body. We also have a railway board, but I'll discuss that later on. It's not that effective. सॉरी Had सॉरी फॉर policy- इंटरप्शन। अगर जी, अगर आप उर्दू में बात करें तो ज्यादा लोगों को समझ आएगी। अच्छा चले। हाँ तो जी। ये लालू प्रसाद साहब ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा जी सियासी लीडर है, अवामी जी लीडर है। तो इस तरह के लीडर होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक रेलवे कंसर्न है, इंडियन रेलवे, पाकिस्तान रेलवे सारी एक ही है। इनफैक्ट जो हम पाकिस्तान रेलवेज है, वी वर पार्ट ऑफ द बिगर इंडियन रेलवेज, और 1/8 या 1/9 पार्ट थे। तो सारी सिस्टम्स जी एक हैं, सारी लैंग्वेज एक है, जार्गन एक है, वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सारी एक हैं। लालू प्रसाद साहब का, जिस तरह मैंने कहा, जब वो आए तो उस वक़्त वो चीज़ें जो कि रेलवे बोर्ड के टेक्निकल प्रोफेशनल लोगों ने और पॉलिसी लेवल पे उनके गवर्नमेंट ने जो काम किए थे पीछे, वो आके मैच्योर होना शुरू हो गए। स्पेशली फ्रेट ऑपरेशंस में, स्पेशली रेवेन्यू जनरेशन में, बाकी उनके जो प्राइवेट सेक्टर की इंडक्शन आई, तो वो बहुत बड़ा उस टाइम पे लालू प्रसाद साहब आए। एंड ऑफ कोर्स जो भी हेड होता है उसको बेनिफिट जाता है, और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ भी हमारे जब कुछ अच्छी बात होती है तो क्रेडिट मिनिस्टर को जाता है, और जाना चाहिए। तो खैर वो उनको क्रेडिट मिला, एंड इट वाज वेरी गुड ऑफ हिम। लेकिन उनका जो सबसे बड़ी बात थी जो मुझे समझ आई, और मैं चूँकि ख़ुद भी हार्वर्ड को पढ़ा हूँ, तो हार्वर्ड में इसको पढ़ाते, इसको थोड़ा स्टडी भी किया उन्होंने। उनकी बड़ी बात जो थी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो उन्होंने रेलवे को पॉलिटिकली इंसुलेट किया। ही स्टूड अप इन द असेंबली, आई बिलीव, एंड सेड कि आइंदा कोई सिफारिश रेलवे में नहीं चलेगी। रेलवे ऑफ कोर्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये हर बंदे का उसके साथ वो होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आइंदा ये ऐसे नहीं होगा। सेकंड, उसने जो बहुत अच्छा काम किया कि जो फ्रेट ऑपरेशंस हैं और जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं और फ्रेट स्टेशंस हैं जहाँ पे मालगाड़ियाँ आती हैं, उसने इसको 24 घंटे किया। एंड आई बिलीव, आई वाज टोल्ड, आई डोंट नो, आई मे बी, कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ कहानियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन आई वाज टोल्ड कि ये एक गुड स्टेशन पे गया, रेलवे के फ्रेट स्टेशन पे, और कहा कि जी आपके क्या टाइमिंग। तो क्लर्क साहब ने कहा कि जी हम सुबह 8 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। तो सुना कि लालू प्रसाद साहब ने कहा कि जी अच्छा, तो ये आपका व्यापार जो है वो आपका इंतज़ार करता है कि आप अगले दिन आएंगे। तो फ्रॉम दैट डे उन्होंने कहा कि उनके 24 घंटे फ्रेट ऑफिस खुला होगा, और एंड द बिजनेस विल नॉट वेट फॉर द क्लर्क और फॉर द बाबू साहब। तो ये उनका एक बहुत बड़ा था। बाकी उनके जो रिफॉर्म्स थे, ही वो अवामी आदमी था, अवाम के लिए उसने बड़ा काम किया। और नेचुरली रेलवे चूँकि इंडिया में बहुत बड़ी अवामी चीज़ है, और पैसेंजर ट्रेन हैं और मालगाड़ियाँ हैं और हज़ारों में चल रही हैं,
हालांकि उसका वेरी फ्रेंकली उसका कंपैरिजन ही नहीं है, तो नेचुरली फिर उनको क्रेडिट मिला और मिलना भी चाहिए। तो वो लालू प्रसाद साहब का ये है। एंड इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग हमारा पाकिस्तान रेलवेज और इंडियन रेलवेज, तो ये ऐसे होगा जैसे कि आप अंगूर को हिंदवाने के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना, एप्पल्स और ऑरेंजेस को आपस में नहीं कंपेयर करते। फिर एज आई टोल्ड यू, 1947 में जब दोनों मुल्क इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारी रेलवे जो थी ये इसका एक पर्पज़ ही और था, इसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहते थे। और ये एक छोटा सा 8वां 9वां हिस्सा या 10वां हिस्सा उस बड़ी इंडियन रेलवेज़ का था, ये अलहदा हो गया, हमें मिल गया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को जैसे ही मिला, इसका जो पर्पस था वो स्ट्रेटिजिक था, लंडी कोतल लाइन जा रही है और चमन जा रही है और सारे पहाड़ों में जा रही है, बिकॉज उस ज़माने में एक डर, एक खौफ था रशिया का, यूएसएसआर का। तो उसको कम वो करने के लिए स्ट्रेटिजिक लाइंस बनाई गई जिनका कोई कमर्शियल रिटर्न नहीं होता था, और एवरीवन न्यू। लेकिन जैसे ही एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना तो इसका सारा पर्पस चेंज हो गया। इट हैड टू फीड दिस, जिसको हम नेशनल ट्रेड कॉरिडोर कहते हैं आजकल। और ये नेशनल ट्रेड कॉरिडोर अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारा जो जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, जो बार बार हम कहते हैं इस रीजन में, ऑन द ईस्ट वी हैव दिस ह्यूज कंट्री इंडिया जो कि डेवलप कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। ऑन द नॉर्थ वेस्ट वी हैव चाइना, ऑन द नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है जो टोटली डिपेंडेंट है, लैंड लॉक्ड है। इट शुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द रेलवेज ऑन पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे जो वेस्ट में फिर ईरान है। तो इस तरह लोकेशन तो कहीं है नहीं, और हमारी कनेक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हमने उसको क्या इस्तेमाल किया नहीं किया, उस पर अब आगे जाके कहीं अगर बात हो जाती है। तो ये हमारा एक सिस्टम, फिर कराची पोर्ट से सामान आना, हमारा जो ट्रैफिक का पैटर्न था इट वाज इंपोर्ट ओरिएंटेड, और वो कोई एग्रीकल्चर गुड्स भी आ रहे होते थे, और वीट भी आ रही है, और फर्टिलाइज़र भी आ रहा है, और कंटेनर आ रहे हैं, और तेल आ रहा है बाहर से। एंड ये सारा वी स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग ऑल दीज कमोडिटीज़ फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ कराची अप कंट्री, जो हिंटरलैंड है पंजाब का और केपी का और इसका अपर सिंध का और बलूचिस्तान का, और ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान का। उनको सारा सामान यहाँ से ही जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हुआ, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, उस पर अगर आप पूछेंगे तो मैं आ जाऊँगा फिर, लेकिन दिस इज़ द बिगर पिक्चर। So we are just a small part of India. Comparing with India, India has done a great job, very frankly, so far as railways is concerned. अच्छा खटक साहब, फिर ये जो हमारा लॉस है इस पे ब्रीफली बात कीजिएगा। अभी भी वो 60 बिलियन रुपीस है, और 2011-12 में बात चल रही थी कि हम इंडिया से 50 या 100 लोकोमोटिव्स या रेल के इंजन खरीदें, लेकिन वो फिर बात आगे नहीं बढ़ी और हमने अमेरिका से इंजन खरीद लिए। वो सुना कि बहुत महंगे पड़े हमें, ट्रांसपोर्टेशन खुद इतना बड़ा एक्सपेंस होता है। फिर चाइना से भी हमने इंजन लिए, वो भी सुना है कि खराब निकले। क्या स्टोरी है वो? अच्छा, ऐसे है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ पहले तो बताऊं ना कि ये रेलवे, पाकिस्तान रेलवे क्या है। अब पाकिस्तान रेलवे 7,800 किलोमीटर्स का ट्रैक है हमारा, रूट किलोमीटर जिसको कहते हैं। वैसे तो 1200-1300 हज़ार किलोमीटर का है। देन वी हैव अबाउट 440 लोकोमोटिव्स। रेलवे को जो प्राइम मूवर है, जो मोटिव पावर है, वो लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव ही जान होती है। तो ये हमारे पास 440 हैं। Then we have about 2,000 passenger coaches and about 11 to 12,000 freight wagons हैं। So ये asset total हमारा है। इसके अलावा फिर 50,000 तक एम्प्लॉयज़ हैं जो 1,40,000 से कम हो के आजकल 50 पे आ गए हैं। तो अब इस एसेट का इस्तेमाल हुआ क्या लास्ट ईयर मीन्स ये जो कल जून में आपका बजट ख़त्म हुआ ना, तो द रेलवे, पाकिस्तान रेलवेज अर्नड अबाउट $400 मिलियन की करीब, जो कि एक 1,500 बिलियन रुपए, which again, very frankly, when you look at the system and when you look at the condition of the system that we have, जो systems भी मैं आता हूँ उसके ऊपर, तो the railways has done a great job in that sense कि इतना revenue कमाना इस system से जो कि almost obsolete हो चुका है। That way they have done a great job. But your question, मेरा भी यही एक स्टांस होता है कि बेसिक चीज़ ये है कि आप डेफिसिट थ्रो अप ना करें।
आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे इन्हिसार ना करना पड़े, आप खुद फाइनेंशियली वायबल हों। तो ये पिछले साल आप जिस तरह आपने कहा ये $63 बिलियन का डेफिसिट था। मेरा अपना ख्याल है, अभी तक वो फिगर सामने आए नहीं है। इन्होंने रेवेन्यू के फिगर्स तो दे दिए हैं कि 115 बिलियन रुपीज़ है, which is about $400 million, जो वेरी फ्रेंकली दिस इज़ अ मीडियम साइज रेलवे इन कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो अब इस साल हो सकता है ज़्यादा हो जाए। सो माई व्यू इज़ दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट and it is in the national interest that we address the deficit. So the question is, if we want that to be addressed और हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं और हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करना पड़े, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? माई व्यू इज कि बिल्कुल हो सकता है, ये होता रहा है अप टू द 70s। रेलवेज वॉज इन द ब्लैक, वी यूज टू अर्न लॉट ऑफ मनी, वी इवन यूज टू फाइनेंस द पैसे जाते थे फेडरल गवर्नमेंट में, एंड 2+2 यूज टू मेक 5। तो ये अब एक चीज़ है। अब वो क्यों है? इट इज़ ऑफ कोर्स देन इफ आई कम डाउन टू द बेसिक रेलवेज, उसमें रेलवे है इज ऑल अबाउट ट्रेन ऑपरेशंस एंड इट इज़ अबाउट एफिशिएंट, स्पीडी एंड फाइनेंशियली वायबल ट्रेन ऑपरेशंस। इसके बगैर वेरी फ्रेंकली कुछ भी नहीं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अब वो 3 एसेट्स हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आपका रोलिंग स्टॉक है जिससे में लोकोमोटिव, कोचेज और फ्रेट वैगन्स आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और स्टेशंस आ जाते हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एसेट है, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स। सो फार बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम्स, बिकॉज ऑफ दोज ओल्ड सिस्टम्स 150-155 साल से जो यहाँ भी चल रहे हैं, इंडिया में भी चल रहे हैं, वो मोमेंटम के साथ वो लोग इसको लेके जा रहे हैं आगे। लेकिन तीनों एसेट्स में, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और रोलिंग स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पाकिस्तान में बहुत बड़ा डेफर्ड मेंटेनेंस है। डेफर्ड मेंटेनेंस, जो पैसा हमें मिलना चाहिए था रेलवेज़ को गवर्नमेंट से हर साल फॉर द पास्ट 40, 45, 50 ईयर्स नाउ, 70s की मैं बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में रेलवे नहीं थी और वो पैसा आपको हर साल नहीं मिलता रहा। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि डिटोरिएशन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, डिटोरिएशन आपके रोलिंग स्टॉक में आई, और लोकोमोटिव्स ख़राब होने लग गए, और आपके ये जो हैं कोचेस ख़राब हैं, और फ्रेट वैगन्स ख़राब हैं, और आपका बहुत सी रेलवे लाइंस जो हैं, मेन लाइन 1, मेन लाइन 2, मेन लाइन 3, इस पे भी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है। कहीं कहीं जगहों पे 30 किलोमीटर फ़ी घंटा और कहीं 20 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो आई एम सॉरी कि जिसको ट्रेन्स ऐसे नहीं चलती। इंडिया का जो आप बात कर रहे थे, लालू प्रसाद साहब की भी हैं, लेकिन इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस सिंस 1947 दैट रेलवे हैज़ रिमेन्ड a priority with each of the governments, whether it is one government or the other government politically, वो कांग्रेस की है, वो जनता पार्टी है, या जो भी हैं, उनकी प्रायोरिटी में रेलवे रहा और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अभी अनिल साहब ने कहा कि इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, and they ran the railways and they promoted the railways along with roads. अब ये नहीं कि roads को नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ एक फिगर बता दूं कि 1947 में जो रोड और रेलवे का रेशो था, 75% इन्वेस्टमेंट एंड 75% फ्रेट का लोड ये रेलवे उठाती थी पाकिस्तान में, 25% रोड करता था, ठीक है, सो दैट उसके साथ प्रोपोर्शनेटली आपका इन्वेस्टमेंट भी ऐसी होती थी। आज के दिन में ये आ गया है लेस देन 7% पे रेलवे आ गई है, एंड 93% मोर देन दैट पे रोड पे चला गया। दिस इज नाउ वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट यू डोंट नीड इकोनॉमिस्ट टू लुक एट दिस। तो ये हमारा डिलेमा रहा है। उसकी वजह से जिस तरह मैंने कहा ना कि डेफर्ड मेंटेनेंस इन ऑल द 3 assets, it has ruined the railways. But the good part is that despite all this, the current railway system has generated revenues, and there is a huge and a big realization in the government that without railways this economy is not progressing as it should be. The cost of doing business needs to come down. If you want to do that, उसमें आपका सबसे बड़ा अहम है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि रेलवे इज़ एफिशिएंट, इट इज़ स्पीडी, इट इज़ ट्रांजिट टाइम्स कम है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। और ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ रेलवे मैन, ये वर्ल्ड बैंक, ये चाइनीज़, ये सब कहते हैं
कि कम से कम 40% रेलवे एफिशिएंट है इन बल्क लॉन्ग डिस्टेंस, वेदर इट इज़ पैसेंजर और फ्रेट। तो ये तो अभी रियलाइजेशन है गवर्नमेंट में। कल परसों बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे प्लानिंग कमीशन में, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द एकेडेमिया। तो इट इज़ गुड दैट द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा ML1 एक प्रोजेक्ट होता था विच वाज द मोस्ट sort of important project in CPEC, China Pakistan Economic Corridor. By chance I headed that project for 3 years. तो वो भी बदकिस्मती से नहीं चला, एंड वेरी फ्रैंकली दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड किस्म का प्रोजेक्ट था जिसमें हर चीज़ अपग्रेड हो रही थी, सिर्फ एक साइड नहीं। अभी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो कभी आके लोकोमोटिव्स में हो जाती है, कभी ब्रिजेस में हो जाएगी, कभी एक सेक्शन में हो जाएगी, कभी फिर कोचेज़ में हो जाएगी, तो वो बाकी फिर ख़राब होते हैं। कभी सिग्नलिंग सिस्टम एक जगह का ठीक हो जाता है, बाकी पुराना चल रहा होता है। तो ये उसकी वजह से ना, तो आई एम सॉरी टू से वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। तो इंडिया इसमें आई वुड कॉम्प्लीमेंट देम फॉर स्पेशली द रेलवे बोर्ड। और इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसका बहुत बड़ा हाथ है मेरी नज़र में। आई मे बी रॉन्ग, बट आई पर्सनली फील कि इनका जो रेलवे बोर्ड है जो अभी 5-6 मेंबरों पे, आई थिंक इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ 5-6 मेंबर्स, वही पुराना चल रहा है। यहाँ पे हमारे कभी 16 बंदे आ जाते हैं, कभी 18 बंदे आ जाते हैं, तो वो एंड दीज आर नॉन प्रोफेशनल रेलवे पीपल। तो उसमें मसले बने, एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 35 years now. So I think it needs to be changed. Decision making process बड़ा ज़रूरी है। सही। अच्छा अनिल जी, अभी खटक साहब ने जैसे कहा कि इंडिया ने प्रायोरिटी दी रेल को और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, तो हमारे यहाँ जो है इसको काफ़ी इग्नोर किया गया। और जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उससे पता चला कि पाकिस्तान की जो तेज तरीन ट्रेन है, कराकोरम उसका नाम है, और उसकी स्पीड जो है वो 105 किलोमीटर फी घंटा है। और इंडिया की जो तेज तरीन ट्रेन है अभी वो वंदे भारत है, उसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर फी घंटा है। और आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो उसमें एक चीज हमें हर जगह मिलती है कि दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो जम्मू में बना, चिनाब के ऊपर, और वो भी कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसपे बहुत ज्यादा खर्चा आया। तो आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही थी इंडिया की 2011-12 में इंजन खरीदने की, उसमें क्या रुकावट आई थी? नहीं, वो बात मैं करूंगा पहले। बाकी मैं खटक साहब ने जो बातें करी मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ हिंदी में। एक मैं उस पर आ रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक मैंने पॉडकास्ट देखा था आपके खटक साहब जरूर जानते होंगे, जब मैं जानता हूँ तो एक हनीफ गुल भी थे आपके जो KPK को बिलोंग करते थे, और उन्होंने लंदन UK वगैरह में इसमें मास्टर्स किया था, रेलवे सेफ्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ था उसमें। आज मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था, अगर आप कहें तो मैं सईद मेहंदी बुखारी इनके पॉडकास्ट में 2 घंटे का था और मैंने पूरा बड़ा ध्यान से देखा। तो वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमारी जो पॉलिटिक्स के कारण या जो हमारे हैं उसके कारण हम इतना डेवलप नहीं कर सके। जब हम 2 मुल्क हुए 47 अगस्त में, ठीक है, 14 अगस्त को, तो तब जो आपके पास रेलवे का जो हिस्सा आया था वो बन गया था वेस्टर्न रेलवे, पाकिस्तान रेलवे। बाद में वो पाकिस्तान रेलवे हो गया, वो ईस्टर्न चला गया। चलो वो ठीक है, ये भी बात हुई। हमारे यहाँ इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है वो यही हुआ कि जैसे आप दोनों ने कहा, साहिबान ने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव जो बहुत जिनको सीरियस नहीं लिया जाता उनको भी आज याद किया जाता है। मैंने आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आई, जैसा खटक साहब ने भी कहा कि चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, एक हमारे आए थे CK जाफर शरीफ, मैंने जिक्र किया था पहले। तो वो जो है थे तो वो साउथ को बिलोंग करते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा ये इंजन्स वगैरह ABB स्विट्जरलैंड और यहाँ से खरीदे और उनसे टेक्नोलॉजी भी ली।
आज हमारा जो इंडियन रेलवे है वो टेक्निकली बहुत हायर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल आ गया है। अब एबीबी स्विट्जरलैंड से हमने इंजन लिए, स्वीडन से लिए, आज हम उनकी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली है और हमारा जो एक है बीएच भारत इलेक्ट्रिकल, वो रेलवे के लोकोमोटिव वियतनाम, बांग्लादेश, मैं यहाँ फिर इसमें बाद में बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे। बांग्लादेश से इंडिया के रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे, काफी कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया वाले उनको रेलवे इंजन दे रहे हैं, वियतनाम को दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान से क्यों नहीं तिजारत हो रही, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये हनीफ गुल साहब ने भी यही बातें करी थी। अब आप क्या पूछ रहे थे, एक बार जरा दोबारा बताएं फिर मैं बोलूं। जी, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ जो डील चल रही थी, आपसे जब पहले बात हुई आपने कहा था कि वो पाकिस्तान को बहुत सस्ते पड़ते, क्योंकि अमेरिका से जब आप इंजन लेते हैं उनका जो फ्रेट चार्जेस हैं वही अगर आप देख लें तो दैट अमाउंट्स टू अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है। सन 2012 में 13, 2012, 2011, 2013, 14 तक, जनवरी मार्च तक आपके यहाँ वजीर आजम थे अपना, ये मैंने लिखा हुआ है, ये यूसुफ रजा गिलानी थे, फिर राजा परवेज थे, खोसा साहब थे, और उनकी जो वजीर खारजा थी वो थी हिना रब्बानी। वो इंडिया कई बार विजिट पे आई और हमारी इंडियन रेलवे ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, इंडियन रेलवे ने उनके साथ बातचीत करी कि हम आपको इंजन जो है, अभी पाकिस्तान में इंजन की इमीडिएटली जरूरत है, नए बनाना, डेवलप करना, उसमें टाइम लगेगा। और दो पाकिस्तान ने चाइना से 1000 इंजन बाय किए, खरीदे। वो सब के सब जो है डिफेक्टिव थे या अलग अलग बैच के थे, और उन्होंने पुराने इंजनों को ही भेज दिया यहाँ, आपके यहाँ पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ किराए पे देने की बात हो गई थी और पुराने को विद गारंटी आपको देने की बात हो गई थी, आपसे मतलब पाकिस्तान से 350 रुपए फी इंजन की। लेकिन वो बातचीत एडवांस स्टेज पे ही हो गई थी कि इंडिया के जो मैकेनिक्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान जाके उनको ठीक करेंगे, उनकी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करेंगे। लेकिन वहां उधर गवर्नमेंट बदल गई और पाकिस्तान ने फिर मना कर दिया। वही अपना जो आप कहते हैं कि वो जज्बाती और उसमें आ गया। अच्छा, उसका कारण ये है कि जैसे भी कहा आपने कि चाइना से भी पाकिस्तान का सी पैक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो चाइना को इस पे थोड़ा सा इतराज था। चाइना ने 1000 इंजन आपको बेचे थे, लेकिन उनका बाद में जो है आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, जो आज भी खराब पड़े आप पे। और ये चाइना का जो सी पैक बनाया गया था, उनका यही था कि भाई वो तक जाएंगे, जैसा खड़क साहब ने कहा कि ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ तक हमारी रेलवे लाइनें चाइना से चली जाएंगी और बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन वो फिर नहीं हो पाया, ये पॉलिटिकल रीजन से ही वो नहीं हो पाया। और आज भी जो है अपना पाकिस्तान में मैं कोई कंपैरिजन और नहीं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मैं तो अच्छे रिलेशन का आदमी हूँ। पाकिस्तान में इंजन अभी लोकोमोटिव नहीं है, जो बहुत कम है, जो है वो खराब है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अगर इंडिया से पाकिस्तान ये इंजन खरीद ले, एक तो मैंने बताया था, फिर बाद में यूएसए से खरीदे, जितने की पाकिस्तान को ट्रांसपोर्टेशन लगी, यूएसए से आने में 3 महीने लगे वो तो ठीक है, जितने की ट्रांसपोर्टेशन लगी उतने में इंडिया पाकिस्तान को इंजन दे रहा था। और इंजन पहुंचने में इंडिया से पाकिस्तान कितनी देर लगती है? सिर्फ आधा घंटा। अटारी वाघा बॉर्डर का गेट खोला, रेलवे लाइन बनी हुई है, जहां पहले हमारी ट्रेन इधर से इंजन गए और आपके लाहौर पहुंच गए आधे घंटे में। और 3 महीने 350 रुपीज का पाकिस्तानी रुपए में इंडिया जो है आपको दे रहा था अपने लोकोमोटिव में, वो नहीं लिए। और फिर यूएसए से लेने पड़ गए मजबूरी में। चाइना के हो गए, पाकिस्तान ने चाइना से इंजन यूं ले लिए कि वो सी पैक प्रोजेक्ट
पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो एक समझो है ना कि वो एक तरीके से आप इसको गलत उसमें नहीं लें कि भाई जैसे पाकिस्तान पे चाइना जो है एहसान कर रहा था कि भाई हम आप पे मेहरबानी कर रहे हैं। 1000 इंजन जो दिए उन्होंने, वो सारे अपने डिफेक्टिव इंजन ठीक करके दिए। अलग अलग बैच नंबर, वो नंबर जो होते हैं उनसे पॉइंट आउट हो जाता है, ये सब दिए। जिसका आज हालात ये है कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है बंद पड़ा फिलहाल किसी भी कारण से, और पाकिस्तान की जो रेलवेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। जी मैं खटक थोड़ा साहब। सा अगेन ऑन, मैं इसी पे बात करूं लोकोमोटिव्स पे। जो रेलवे, जैसे पहले मैंने कहा ना कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव प्राइम मूवर होता है, आपका मोटिव पावर होता है। डिपेंडेंसी इसमें मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के पास टोटल 440 लोकोमोटिव्स अभी हैं। कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं और कहाँ के बने हुए हैं वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें चाइनीज़ भी चल रहे हैं, अमेरिकन भी चल रहे हैं, पुराने अमेरिकन एल्को के भी चल रहे हैं। हमारे पास सो फार एज लोकोमोटिव्स आर कंसर्न्ड, भी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है रिसालपुर में, जहाँ पे लोकोमोटिव्स बनते हैं, फैब्रिकेट होते हैं। और वैसे भी इस दुनिया में मैं काफ़ी दुनिया में फिरा हूँ, लोकोमोटिव्स की रिसर्च के ऊपर गए हैं। लोकोमोटिव कहीं भी एक जगह पे ऐसे नहीं बनता, वो डिफरेंट जगहों पे कोई ब्रेकिंग सिस्टम बन रहा है, कहीं इंजन बन रहा है, कोई और चीज़ बन रही है, कहीं जनरेटर्स उसके बन रहे हैं, वो सारा फिर आके असेंबल। तो हमारे पास रिसालपुर में बड़ी अच्छी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री जापान के हमने उनके सपोर्ट से हाँ बनाई थी। जी। और हम इसी तरह एक कैरेज फैक्ट्री है इस्लामाबाद में। अगेन इफ आई से इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, यस आई विल नॉट बी रॉन्ग, वी कैन मैन्युफैक्चर एनी काइंड ऑफ कोच वैगन्स, कोचेस देयर, we can manufacture any kind of locomotives in the Risalpur factory and we have been doing it. So far as this coaches is concerned, अनिल साहब ने कहा ना कि सो हमने भी श्रीलंका को भी एक्सपोर्ट हुआ है, बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट हुआ है, हमारे कोचेस गए, they've done a good job there and we should have done it more. और इन जो दो बड़ी मैंने आपको फैक्ट्रीज बताई हैं, इनको और भी इस्तेमाल करके हम काम कर सकते थे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो रेलवे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं था। दूसरा, अनिल साहब ने जो चाइनीज़ का कहा कि 1000 लोकोमोटिव्स, नहीं, कभी भी 1000 नहीं आए। एक दफ़ा 69 लोकोमोटिव्स आए थे, उन्होंने अपना काम किया। जिस तरह होता है कि आप लोकोमोटिव में अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर आपको जो कहता है कि जी इसके शेड्यूल्स होते हैं, अगेन वो ABCDEF शेड्यूल है और फलाना फलाना, तो आप अगर रिपेयर नहीं करते, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पार्ट्स नहीं डलते, वो ख़राब हो जाएगा, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज़ हो। तो जहाँ तक इंडिया का है, तो ऑफ कोर्स अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और ट्रेड हमारी चले, व्हाई नॉट। तो अगर हमें सस्ता पड़ता है, आई बिलीव अमेरिका ने इनके लिए एल्को का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, एल्को लोकोमोटिव्स बड़े अच्छे लोकोमोटिव्स हैं, उनकी है इनके पास फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की। तो अगर कंपैरेटिवली बेहतर होता है, तो अगर हमारे हालात अच्छे हों, तो यहाँ पे तो आपको पता है हालात कैसे होते हैं। तो हमारे तो वो ट्रेड नहीं चल रहा, हमारा ट्रेड चलना चाहिए। मैं अगेन ऑन दिस सब्जेक्ट, इस पे तो मैंने बात कर ली लोकोमोटिव्स पे। सो मान लें कि हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं। अब वो मैं जो कह रहा था कि कराची फॉर एग्जांपल, कराची पोर्ट, अगर हालात ठीक हों और अगर ये लेट अस से 47 से पहले कराची पोर्ट वाज अ गुड पोर्ट फॉर ऑल दिस प्लेसेस, इवन अप टू दिल्ली, इसका हिंटरलैंड बनता था। इनको अभी भी सस्ता पड़ेगा अगर ये सामान मंगवाएं कराची पोर्ट से और इधर आएँ आपके ये ईस्ट पंजाब में, हमारे जो इनका तो खैर पंजाब है हमारा, हम जब कहते हैं तो ईस्ट पंजाब में, इन राजस्थान वगैरह, यहाँ हमको सस्ता पड़ेगा। तो ये तो अब वो और मामले हैं, पॉलिटिकल मामले हैं, स्ट्रेटेजिक मामले हैं, डिफेंस के मामले हैं, जहाँ पे बॉर्डर्स बंद हो गए हैं। अदरवाइज़ तो ट्रेड में फिर तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन चूँकि हमारा ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं ओवर टाइम, तो फिर वो ना ट्रेड है और ना इम्पोर्ट्स हैं। और जो लोकोमोटिव का अमेरिका से आना, अमेरिका से जो हमने लिए हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव्स हैं, इसका जो फ्रेट है दैट इज़ जस्ट 4 और 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी ड्यूटीज़ तो अगर वो हम इंडिया से लें या चाइना से लें या अमेरिका से लें या जहाँ से भी लें, वो तो हमने देनी पड़ेंगी ना। और फिर लोकोमोटिव है ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी,
लेकिन जनरली इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 1000 लोकोमोटिव हमने एक 69 लिए हैं, उसके बाद फिर 55 और लिए चाइना से, एंड दोज 55 आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, अभी तक चल रही हैं। तो ऐसे कोई मसला नहीं है, वेरी फ्रेंकली। अच्छा खटक साहब, कास्ट में सियासत तो खैर मसला एक है ही, तो अगर हम इंडिया से एक इंजन लें और एक अमेरिका से लें तो कितना फर्क होगा उनकी प्राइस में? तो इंडिया जी से लें, हमारे अपनी फैक्ट्री है वो, जी उसमें आई एम श्योर उससे और भी कम होगा, लेकिन मे बी इंडिया चूँकि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो थोड़ी सी कीमत मामूली फ़र्क पड़ेगी, डेफिनेटली फ़र्क होगा। लेकिन हम भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना लोकोमोटिव्स। वो तो अब चूँकि गवर्नमेंट हमें फाइनेंस नहीं कर रही होती तो हमारी फैक्ट्रीज भी नहीं फाइनेंस हो रही, और हमें फिर नेचुरली कहीं से लोन लेना पड़ता है और कुछ और करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो असल चीज़ जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लास्ट 3-4 डेकेड से रेलवे इग्नोर हुआ, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी ये जो फैसिलिटीज़ जो मैं कह रहा था स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, वी आर लुकिंग एट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कि यहाँ पे लोग आएँ, बाहर से आएँ, और वो इस लोकोमोटिव फैक्ट्री को, और लोग आते हैं सेंट्रल एशिया से आते हैं, यूक्रेन, ये लोग आते रहें, देखते रहें हमारी फैक्ट्रीज, एंड दे लाइक इट। लेकिन वो फिर आप जो आजकल के फिर हालात हैं ईरान का और मिडल ईस्ट का, तो नेचुरली फिर वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन दीज थिंग्स, जी बट वी हैव जी दोस जी बेसिकली प्रॉब्लम वही है, प्रायोरिटीज का। एग्जैक्टली we need to improve our priorities, we need to reset them. जी अनिल जी, Exactly. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खटक साहब ने जो कुछ कहा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये कहा है कि पाकिस्तान में सारी फैसिलिटीज है, स्टेट ऑफ आर्ट सब यार्ड ये सब है, मुझे मालूम है। हमारे तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादा, उनके जो भाई थे, वो वह मियाँवाली स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे बिफोर पार्टीशन 47 से पहले। वो फिर उनकी नौकरी यहाँ लग गई। वो हमें बताते थे कि भाई पाकिस्तान में कितने अच्छे थे और वो कितना, इस पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, वो आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, कि पाकिस्तान में 72-74 तक रेलवे बहुत अच्छी पोजीशन पे था और प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिट कमाता था। ये 71 में जो बांग्लादेश हो गया, ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद थोड़े से हालात खराब हुए, एक बड़ा हिस्सा आपका ईस्ट में चला गया, रेलवे का इधर रह गया। बात वही है कि हमारे यहाँ लालू यादव है, उससे पहले नीतीश कुमार थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, हनीफ कुल कोई है आपके रेलवे के हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अमंग द टॉप या उनमें होंगे जो ऑफिसर अच्छे हैं, वो इंडिया भी आए हैं। उन्होंने बताया ये सब कि हमारे यहाँ लालू यादव से पहले नीतीश कुमार थे, वो कह रहे थे कि लालू यादव को अनपढ़ लोग मानते थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट रही है, रेलवे उनकी हमेशा प्रायोरिटी में रहा है। और यहाँ जो आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अब यहाँ इलेक्शन आएंगे, कभी भी राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान, तो यहाँ के लोगों की डिमांड क्या होती है कि एक रेलवे लाइन यहाँ एक और बन जाए, एक ये फास्ट ट्रेन यहाँ बन जाए, एक यहाँ वंदे भारत ट्रेन यहाँ भी चला दो, यहाँ से यहाँ चला दो। तो हमारे यहाँ तो रेलवे के नाम पे इतना कुछ डिमांड रखी जाती है। और आज डबल ट्रैक हो गया, 68,000 किलोमीटर का हमारे पास ट्रैक है। पाकिस्तान में जो 71 की वार के बाद, 74 के बाद ध्यान नहीं दिया, बात इमीडिएटली पाकिस्तान को संभालना था। मैं आपके बातों में, आप मुझसे दोनों बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान आपसे बेहतर मैं थोड़ी जानता हूँ कि भाई पाकिस्तान को संभालना था। उस टाइम रेलवे थोड़ा प्रायोरिटी में पीछे चला गया कि, और जो ट्रक्स वगैरह है इनके बिजनेस से करा कि एक बार ये नॉर्मल सिचुएशन करते हैं, नॉर्मलाइज है, जो पाकिस्तान को रहनी भी, वैसे इमोशनली भी वो एक अलग हो गया था। तो उसके बाद से जो रेलवे का पाकिस्तान में, वो अभी तक संभला नहीं है। इंडिया में ये चलता रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ जो करंट में जो अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं, वो MBA हैं और वो सब करा हुआ है और वो प्रोफेशनल ढंग से चला रहे हैं, बाकायदा बड़े पढ़े लिखे। बात आप ये खटक साहब की बात ठीक है, चाहे लालू यादव हो चाहे कोई भी हो, चलाना तो रेलवे बोर्ड नहीं होता है, उन्हीं को बताना होता है। तो भाई लालू यादव आए और चले गए, आज ये अश्विनी वैष्णव भी आए हैं, कल को ये भी जाएंगे।
तो रेलवे के जो मेम्बरान्स हैं वो वही सब टेक्निकल होते हैं, जैसे खटक साहब ने भी बताया, मैंने भी समझा कि ये हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल उसमें है, तो चलाते वही है। लेकिन रेलवे हमारे यहाँ हमेशा प्रायोरिटी में रहा है। आज हमारे यहाँ 93-94% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अभी ये जो ईरान अमेरिका का ये जो वार चली, इसमें पेट्रोल डीजल की क्राइसिस आई, तो हमारा रेलवे उससे बचा रहा। अब हाइड्रोजन पे आ गए हैं और अपना जो पोल्यूशन फ्री हम चला रहे हैं। आपके यहाँ भी मेट्रो चल रही है, मैं पाकिस्तान चैनल देखता हूँ, लाहौर वगैरह, ये वो ऐसा नहीं कह रहे कि रेलवे बिल्कुल कोई वैसे चला गया है, चल गई है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो आपको ये यूएसए ने जो लोकोमोटिव दिए, ईरान ने दिए, उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है, गारंटी वारंटी होती है, वो प्रॉपरली नहीं दी। और ये जो अभी हमने बात करी, हिना रब्बानी जब यहाँ वजीर खारजा जो यहाँ आती थी, ये सब जो उस टाइम वजीर आजम थे आपके उस टाइम के, वो इंडिया ने ये ऑफर किया था कि हम आपको आपके घर में मतलब आपके जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ हमारे इंजीनियर्स वगैरह होंगे और वो सुपरविजन करेंगे, और धीरे धीरे हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। और इंडिया से पाकिस्तान अगर कोई इमरजेंसी हो गई, यहाँ से कोई बड़ी टीम जानी है अपना, कभी कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया, कुछ ऐसा इश्यू हो सकता है, तो यहाँ से वहां जाने में कितनी देर लगती है। और एक चाइना से आना है, और चाइना से ये हिना रब्बानी खार का मैंने पढ़ा है उसमें, तो उनका इंटरव्यू था अपना, जो ये यहाँ के अखबारों में छाया हुआ, इकोनॉमिक्स हिंदुस्तान टाइम्स में। तो हिना रब्बानी ने क्या एक बात कही कि वो थी तो वो छोटी थी लेकिन अच्छी, वो समझदार थी। उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस हमारे पास आएंगे हमको टेक्निकल नो हाउ देने या हमसे करने, तो हमारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक ही है। चाइनीज आएंगे, वो क्या बोलते हैं वो साथ में ट्रांसलेटर लेके चलते हैं, करते हैं, ऐसी ऐसी बातें ये हिना रब्बानी ने कही। और यही इसी टाइप की बातें हनीफ गुल ने भी कही। आप इनका पॉडकास्ट चेक कर सकते हैं कि इंडिया से आपको विद इन 24 आवर्स आपको सर्विसेज मिलती। बात वही आ जाती है कि हमारे रिलेशन ठीक हो, वो ठीक है, कॉस्टिंग और टाइमिंग सारी बात है, वो फर्क पड़ता। लेकिन अगर आज हमारे वो, और यहाँ तक ये और बात है कि अगर यहाँ से रेलवे निकल जाए इंडिया से, इंडिया की रेलवे को अगर पटरियां हो, रेलवे इंडियन रेलवे ईरान और अफगानिस्तान तक जाए, तो पाकिस्तान को इतना टैक्सेज, इतने टोल टैक्स वगैरह मिल जाए कि उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाए। लेकिन सारी बात वही है कि हमारे रिलेशन कैसे हो इंडिया पाकिस्तान के। तो खुद आपसे कई बार कहता हूँ कि हम तो, मैं तो नहीं, मेरे फादर मेरे साथ वो भाई मियाँ वाली वहां बिलोंग करते, वो हमेशा ये बात बताते थे कि भाई रेलवे बहुत अच्छी पोजीशन में था, और इतना अच्छा था कि अगर रेलवे को ढंग से चलाओ तो ये रेलवे में सोने की पटरियां बन जाए, ऐसा बोलते थे। लेकिन अब करप्शन, अब जो भी आ गया है, बात वही है। हाँ जी, आप बताएं जी। अच्छा, आपने आपने हनीफ गुल की दोबारा बात की, तो हनीफ गुल जो हैं, ही इज अ फेसबुक फ्रेंड ऑफ माइन, और उन्हीं से मैंने राब्ता किया था, तो उन्होंने खटक साहब का रिकमेंड किया। इनफैक्ट ही हाईली रिकमेंडेड हिम कि वो ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल। अच्छा खटक साहब, जो अभी बातें की अनिल साहब ने, उसका भी जवाब दीजिएगा, कोई कंक्लूडिंग थॉट्स हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। मैं ये जो अनिल साहब चूंकि जनरली थोड़ा जर्नलिस्ट हैं तो वो पॉलिटिकल करते हैं। देखिए हमारे मिनिस्टर्स जो रहे हैं, वेरी फ्रेंकली, इनफैक्ट 2 और 3 ऑफ देम, वो तो ऐसे हैं जो कि रेलवे मिनिस्टर रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह वो ठीक ठाक अच्छा था। यूसुफ रज़ा गिलानी, ही वाज रेलवे मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने। जुनेजो साहब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। चौधरी शुजात साहब एट वन टाइम और रेलवे मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये पॉलिटिकली भी वो नहीं, लेकिन जनरल जिस तरह बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट है टोटल एट द पॉलिसी लेवल, एट द पॉलिटिकल लेवल, वो रेलवे उनके फोकस से बाहर रही है। लकीली अब आके ये रियलाइजेशन हुई है, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस देन। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो जिस तरह मैंने कहा, ये सारी चीज़ें इससे इससे फिर और डिटेरियोरेट होती जाएंगी और ख़राब होते जाएंगे, और ये एक्सीडेंट्स होते जाएंगे, गाड़ियाँ गिरती जाएंगी, आपके स्पीड्स। हम सेफ्टी के लिए क्या होता है, सेफ्टी के लिए आप स्पीड कम कर देते हैं,
तो स्पीड कम करते जाते हैं, और आप अगर स्पीड कम करेंगे फिर रेल में कोई आएगा नहीं। तो यही सारे मसले हैं। लेकिन द थिंग बॉइल्स डाउन टू द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, जहाँ पे वो प्रायोरिटी पे इन्वेस्टमेंट करें। ये ना कि ये मैं नहीं कह रहा कि रोड से कम करें, रोड को कम करें या शिपिंग में कम करें या एयरलाइन, उनको अपनी प्रायोरिटी दें। लेकिन रेल की, माय पर्सनल व्यू इज़, इफ़ द पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो एट अ गुड रेट ऑफ 6-7-5-6-7-8%, आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। आपकी कनेक्टिविटी दूसरे मुल्कों के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि द ट्रैफिक इज़ देयर, द रेलवेज कैन अर्न, पाकिस्तान रेलवेज कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइनीज़ के जो इंडिपेंडेंट, जायका के इंडिपेंडेंट जो स्टडीज़ हैं, वो कहते हैं कि आज के दिन 2026 में कम से कम 25 to 30 मिलियन टन्स ऑफ रेलेबल कमोडिटीज़ आर अवेलेबल जो रेलवे उठा सकती है। हम कितना उठा रहे हैं? हम 8 मिलियन टन उठा रहे हैं। इनका जो इंडिया में है, इन्होंने डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। और एक अब मिसाल बड़ी दे दूं कि जो पाकिस्तान रेलवेज है कराची टू पेशावर, ये कॉरिडोर जो है जिसको हम मेन लाइन 1 कहते हैं, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डुप्लीकेट है बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर का। बॉम्बे दिल्ली पे आज फ्रेट जा रहा है तकरीबन 25 मिलियन टन उठा रहे हैं, पैसेंजर्स इसके अलावा हैं। हम वही 7-8 मिलियन टन उठा रहे हैं। तो हमारी जो कारकर्दगी है वो यही है कि चूँकि हमारा डेफर्ड मेंटेनेंस की वजह से सारे एसेट्स डिटीरियरेट हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम ऑब्सोलीट है। एक अनिल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, ये हमारा एक ज़माने में लाहौर से खानेवाल होता था, अब उसकी लाइफ ख़त्म होगी। 35 ईयर्स ख़त्म हुए हैं, 40 ईयर्स उसकी हो गए थे, उसको अपरूट कर दिया, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं आई। रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे और ना रेलवे को पैसे दिए। ये होना क्या चाहिए था कि ये होना था पेशावर से कराची और रोडी से क्वेटा, और ये सारा इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? अब उसका इफेक्ट जो हुआ, अब ये जो वॉर स्टार्ट है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट हम पे पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई डीजल बिल्स। और हमारा 25-30 अरब रुपए का डीजल का बिल है, अब ये बढ़ेगा। इंडिया सेफ है बिकॉज 99% इनके जो लाइंस हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं। सो वो क्वेश्चन, ये उस चीज़ से बचे हुए हैं, इंडियन रेलवेज बची हुई है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी तरह चलेगी। अब नेचुरली हमारे पे जब डीजल का बोझ आएगा इतना बड़ा विद द एस्केलेशन इन प्राइसेस बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, ये डेफिनेटली फिर किराए बढ़ेंगे, फिर लोग चीखेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कम होगी। सारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर होगा जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में आएगा और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी, रोलिंग स्टॉक में करेगी और ह्यूमन रिसोर्स में। वो क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करें, दुनिया के साथ आप कंपेयर करें लोगों को। एंड वेरी फ्रेंकली, मैन टू मैन, हमारा रेलवे का आदमी जो है वो इज़ एज गुड एज, हमारा गैंगमैन इज़ एज गुड एज गैंगमैन इन इंडिया और इन चाइना और इन मे बी द US। हमारा स्टेशन मास्टर जो अनिल साहब कह रहे हैं कि इनके जो फैमिली के लोग मियांवाली में थे, वो स्टेशन मास्टर आज भी वही स्टेशन मास्टर है, यू नो, मतलब ही इज़ एज गुड एज एनी। लेकिन मसला ये है कि पूरी ओवरऑल एनवायरनमेंट हमारा जो रेलवे का है वो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की हम पीछे चले गए हैं, आउट ऑफ फोकस हो गए हैं। और ये लकली अब फोकस में आ रहे हैं, तो अल्लाह करे नेक्स्ट कुछ सालों में ये हमारी सारी चीज़ें, जितने एसेट्स हैं, ये भी इम्प्रूव हो जाएँ, ट्रेन ऑपरेशंस बेहतर हो जाएँ, हाई स्पीड पे चले जाएँ। फॉर एग्जांपल हमारा ML1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट था $8.2 बिलियन का अंडर CPEC। इट वाज अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। उसमें हम 160 किलोमीटर्स पे चले जाते, जो इनकी जो मेन क्रैक ट्रेन्स हैं वो इसी तरह जा रही हैं, तो हम भी चले जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन बिकॉज ऑफ political issues, because of policy issues, we could not achieve that. That is an unfortunate thing. And of course we all understand कि जी unfortunate है। इसमें फिर regional dynamics, international dynamics, ये सारी चीज़ें आती हैं। We are located in a very strategically located area, तो हमारे अपने issues हैं। जी खटक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा और दोबारा आपने एम्फसाइज किया कि हमारी प्रायोरिटीज का इशू है। आई टोटली एग्री विद यू। और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन भी हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है, हेल्थ केयर भी नहीं है,
टूरिज्म भी नहीं है। इन सब सेक्टर्स को हमने इग्नोर किया है। और अनिल साहब, आप क्या कहेंगे और कंक्लूडिंग थॉट्स दीजिएगा ब्रीफली। नहीं, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान रेलवे की अपनी लिगेसी है, इतना पुराना 100-150 कितना अंग्रेजों का टाइम से चला आ रहा है, संभाला हुआ है। अब पाकिस्तान की प्रायोरिटी में आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि ये रेलवे जो है अगर वो डीजल पे भी चल रही है तो भी वो पोल्यूशन कम कर रही है इन कंपैरिजन टू लॉरी ट्रक्स वगैरह इनके, और गुड सस्ते पड़ते और अच्छे ढंग से पहुंचते। अब इंडिया ने तो यहाँ ट्रेड कॉरिडोर के साथ ने खट्टर साहब ने बताया कि अलग से लाइनें दे दी है कि भाई टाइम से पहुंचे गुड्स ट्रेन चले। पहले होता क्या था कि लाइनें कम होती थी, भाई गुड्स ट्रेन को रोक देते थे, भाई पहले पैसेंजर ट्रेन को निकालो, तो हमारे नहीं पहुंचता था। अब इंडिया में तो उनके लिए इंडिपेंडेंट ट्रेन बना, इंडिपेंडेंट रूट दे दी है, लाइनें दे दी है, और डबल डेकर तो इंडिया में ये गुड्स ट्रेन चल गई है, जो हमारे गुजरात पोर्ट से दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में तुगलकाबाद है, वहां का जो पोर्ट है वो इतना, ये आपके, फिर मैं कहूंगा जो मैंने स्टडी रिसर्च करी है, वो इतना अकेला, वो जो ड्राई पोर्ट है तुगलकाबाद का दिल्ली के पास, वो इतना अकेला सामान इतना करता है जितना कि पूरे पाकिस्तान का नहीं करता। तो मेरा ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एरिया भी छोटा है, और उसी प्रोपोर्शनेट में देखे तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे रिलेशन अच्छे हों, हमारे यहाँ से जाएं आए, और तिजारत होगी ना। अगर आपको, मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को 2% भी सस्ता सामान मिला, विद आफ्टर सेल सर्विस मिला, तो इसमें बुराई क्या है, तिजारत होगी। अब हमारे यहाँ से गाड़ी जाएंगी तो खाली तो आएंगी नहीं, वो भी कुछ लेके आएंगी। मैं आपको से बड़ी, आपने मियावाली की बात है, ये पता नहीं टॉपिक है कि नहीं है। अगर पाकिस्तान में रेलवे वगैरह नहीं होती, मान लो 47 में, तो आप सुन के कहेंगे अरे कैसी बात कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो वहां से ट्रेन में बैठ के तो यहाँ आए थे, और आपके यहाँ उसी ट्रेनों में वहां जाते थे, तो ट्रेन सर्विसेज तो थी। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब ठीक है, अब पाकिस्तान को उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है, वो करेंगे, वो जो भी है अपना करना चाहिए उनको। और मैं तो कंपैरिजन यही कर रहा हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो तो शायद रेलवे के शोबेस में भी पाकिस्तान को हमसे कुछ फायदा ही होगा, और इंडिया को फायदा होगा ऐसा नहीं है। इंडिया तिजारत करेगा, उसको भी कुछ मिलेगा, आपको भी कुछ मिलेगा। तो ये तो पॉलिसी है, गिव एंड टेक, एंड ऑफ द डे यही है। और हम जब हमसाया मुल्क है तो अच्छी तरह रहे। मेरा तो हर प्रोग्राम में इसी से ही मैं खत्म करता हूँ कि भाई अच्छा हो, रेलवे ने इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, आप भी रेलवे अच्छी तरक्की करें, इसके लिए मेरी आपको गुड विशेष है, शुभकामनाएं। जी अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, और आई टोटली एग्री विद यू। हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और उसी में दोनों मुल्कों के गरीब आवाम का फायदा है, और उसी से जो है चीजें सस्ती होंगी, उसी से जो है खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अशफाक खटक साहब। आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।